देखिए भाई, हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड। पहले इसका सिंपली मीन समझेंगे हम, फिर इसके आयाम समझेंगे, करंट में क्यों है ये, और फिर हम ये भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका जानेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका ये जानेंगे भाई कि इसको जब संविधान निर्माताओं ने अडॉप्ट किया था तो उन्होंने इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड को डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंडर क्यों रखा, भाई फंडामेंटल राइट्स क्यों नहीं बनाया। तो क्या क्या मसले मसाइल थे, उसको पूरी की पूरी बातें हम समझेंगे, जानेंगे और अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली मैं क्लास में भी इसको बहुत डिटेल डिस्कशन में कराने वाला था, लेकिन हम थोड़ा रिवाइज करा के वहां पे नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। अभी आप यहाँ पे इस चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आप लोग सब लोग समझेंगे और ध्यान देंगे इस तरीके से बात को। पहले एक्चुअल में मीन समझेंगे भाई कि मतलब क्या है समान नागरिक संहिता का। देखिए भाई, ये आर्टिकल 44 में डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। क्या मतलब है इसका, मीन्स क्या है? मीन्स हम ये जानते हैं भाई कि हमारे, एक्चुअली मैं पहले मीन्स बता दे रहा हूं, फिर हम इसका बैकग्राउंड बताएंगे कि संविधान में कहां पे इसके बारे में इंसर्ट है बात और क्या क्या मुद्दे हैं, क्या मसला। मतलब सिंपल सुनेंगे, समान नागरिक संहिता का मतलब ये होगा कि भाई भारत में जो विभिन्न सेकुलर, मतलब रिलीजन बेस पे भारत सेकुलर कंट्री है, तो हम सारे के सारे धर्मों का रेस्पेक्ट करते हैं तरीके से भी। तो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियंस हैं, सब लोग। अब इसमें होता है कि समान नागरिक संहिता का मतलब होता है कि अलग अलग धर्म और समुदाय के जो लोग हैं वो अपने धर्म को बनाए रखेंगे, सरकार उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। भाई ऐसा कहां कहां जिक्र है, हमने कहां पढ़ा था? हमने पढ़ा था प्रीएम्बल में। प्रीएम्बल में हमने ये पढ़ा था भाई, प्रीएम्बल में ये पढ़ा था कि वी आर सेकुलर कंट्री, है ना। और हमने भाई फंडामेंटल राइट्स में क्या पढ़ा था? फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 25 से भाई 25 से 30 तक जिक्र होता, 25 से 28 एंड 29 एंड 30, और स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर द माइनॉरिटी कल्चरल एंड लैंग्वेज एज वेल। तो ये भी फंडामेंटल, मतलब हमारी सेकुलर छवि को दिखाता है। मतलब क्या है इसका भी, उस पर दोबारा आते हैं हम कि मतलब जो है इसमें यह कि हमारे यहां पर विविधताएं हैं, अलग अलग धर्म और जाति के लोग रहते हैं भारत में। अब समान नागरिक संहिता वर्ड से समझेंगे, समान मतलब एक जैसा होना चाहिए, नागरिक मतलब सभी नागरिकों को, एक संहिता है, कोड है इस तरह का कि सभी लोगों को एक समान होना चाहिए कानून की नजर में। लेकिन क्या है भाई जैसे हिंदू है तो हिंदू में शादी का अलग रीति रिवाज है, मुस्लिम है, मुस्लिमों में शादी के अलग रीति रिवाज है। भाई हम क्या है हमारा, लेकिन हम किसी भी धर्म से ताल्लुकात है, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम किसके अंदर बंधे हुए हैं भाई? कॉन्स्टिट्यूशन के। संविधान का तो हर कोई रेस्पेक्ट करता है भाई, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई, कोई भी हो, किसी भी धर्म से ताल्लुकात रखने वाला हो। तो इसमें यह है कि सभी धर्मों के अलग अलग प्रथाएं हैं, शादी करने की, मेंटेनेंस करने की, तलाक देने की। तो उनके अलग अलग ट्रेडिशन एंड कल्चर हैं, तो उनके अलग अलग ट्रेडिशन एंड कल्चर है। मतलब तो संविधान उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है, उसको क्या करना चाहता है? प्रोटेक्ट करना चाहता है भाई, प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है। कि मतलब यह है कि संविधान के आर्टिकल 25 में यह बात कही है कि भाई वी आर, आई मीन एवरी इंडिविजुअल आर फ्री फॉर चूज देयर रिलीजन एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस एज वेल। जो जिसका धर्म है उसमें वह अपने धर्म को बनाए रख सकता है, इसमें राज्य कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, सरकार कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी, पार्लियामेंट कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, आप अपने रिलीजन को एंजॉय कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। अब ये कि अलग धर्मों की अलग अलग शादियां होती हैं, अलग तरह से तलाक होते हैं, मतलब अलग तरह से मोहब्बत होगी, अलग अलग तरह से ब्रेकअप हो जाएगा भी। तो अलग अलग जब सारे धर्म की अलग अलग बात है, तो सरकार अभी क्या कह रही है प्रेजेंट में, ये मतलब डिबेट में क्यों है प्रेजेंट में भाई? ये प्रेजेंट में ये सरकार ये चाह रही है कि अलग अलग धर्म के जो लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि सभी की शादी जो है एक ही तरह के कानून से हो और सभी का तलाक एक ही तरह से कानून से हो। अब बातें समझेंगे कहां दिक्कत आई, कौन लोग शिकायत कर रहे हैं, कौन लोग। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि सभी धर्म, जाति, समुदाय के लोगों के लिए एक ही संविधान होगा और हम उसी संविधान को सिर्फ मानेंगे, हम किसी और बात को मानेंगे नहीं भाई। मतलब कि हम धर्म और जाति से अलग अलग जरूर है, बट हमारा संविधान तो एक है ना भाई। भाई संविधान को फॉलो करके हम क्या से क्या हो गए, क्या से क्या हो गए? मतलब हम देखिए, हम जब आजाद हुए तो हमारे पास कुछ नहीं था, हम बहुत गरीब पिछड़े व्यक्ति थे। आज हम देख रहे कितने बड़े स्तर पर पहुंच गए हम, हर जगह हमारा नाम होता है, सारे विश्व भर के लोग हमारा सम्मान करते हैं। तो इसका सम्मान सिर्फ करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके।
अब देखिए क्या दिक्कत आई, अभी सिर्फ हमने मीनिंग समझ लिया। समान आचार संहिता का मतलब है कि भारत में तमाम जो समुदाय, धर्म, जाति के लोग होंगे, उन्हीं सभी के लिए एक तरह के नियम कानून होंगे। शादी के लिए, तलाक के लिए, मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस मतलब जो तलाक हो जाता है, जो वाइफ को मेंटेनेंस का खर्चा वगैरह देना होता है, उसके लिए, वो सारे के सारे भारत में, मतलब संपूर्ण भारत में एक ही नियम होगा भाई। इसका मतलब इतना है। ये बात समझ रहे सब लोग? काजल, गुड इवनिंग, वेलकम। अब बात समझते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। तो आचार संहिता का मतलब आप समझे, समझते हैं भी शुरू से मतलब को, मसला क्या है भाई। जब भारत का संविधान बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो जब संविधान भारत का बन रहा था, तो भी भारत के जो मेन लीडर थे, नेहरू, पटेल, अंबेडकर साहब, एक्चुअली ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाहते थे और अफेक्टिव बनाना चाहते थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को अफेक्टिव बनाना चाहते थे मतलब कि भाई ये चाहते थे कि हमारा, एक्चुअली क्या हुआ था जब डिवाइड हुआ था इंडिया का, तो हमारे यहां पे जो विभिन्न प्रकार, हम क्या थे, हम सेकुलर फॉलो किए थे भी। सेकुलर मतलब हर धर्म के लोग हमारे भारत में रह सकेंगे। हमने उनसे वादा किया था कि आप अगर भारत में रुकते हैं पार्टीशन के दौरान, कि अगर आप पाकिस्तान में नहीं जाते हैं, भारत में रुकते हैं, तो हम आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसलिए इसको, मतलब हमारे संविधान निर्माताओं ने, नेहरू, पटेल, अंबेडकर साहब, इन लोगों ने यह सोचा कि इसको ना हम फंडामेंटल राइट्स नहीं बनाएंगे। फंडामेंटल राइट्स नहीं बनाएंगे मतलब कि अगर इसका कोई उल्लंघन होगा या अफेक्टिव बहुत अच्छी तरह से नहीं होगा, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट आप नहीं जा सकते। इसको हम क्या बनाएंगे, इसको हम डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके तहत लाएंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है अभी? ये एक्चुअली बाध्यकारी नहीं होंगे। मतलब अगर कोई कानून होगा, नियम कानून जो सरकार को फॉलो करना है, जब वो लोगों के लिए कानून बनाएंगे, लोगों के संरक्षण करेंगे, लोगों के हितों का संरक्षण करेंगे, उनको अधिकारों को प्रोटेक्ट करेंगे, तब उनको यह बात ध्यान में रखनी होगी कि डीपीएससी मतलब निर्देश किया गया है राज्य के निदेशक तत्वों में कि हम इन राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन हम इनको प्रोटेक्ट जो करेंगे ना भाई, तो वो हमारी मर्जी पर, हमारी विल, इच्छा पर निर्भर करेगा। हम इसके लिए बाध्य नहीं है इसको फॉलो करने के लिए। तो भाई अगर फंडामेंटल राइट्स इसको बना दिया जाता तो मसला हो जाता भाई। मसला हो जाता क्या, अलग अलग की बातें आ जाती। तो कुछ लोगों ने, मतलब कुछ महिलाओं ने उस टाइम जो पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, सॉरी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मौजूद थी, जो इलेक्टेड और नॉमिनेशन के थ्रू आई थी, मतलब भारतीय संविधान सभा जब बन रही थी भाई, तो उसमें हर तरह की कम्युनिटी का प्रोपोर्शन में लोग थे, हर किसी के रिप्रेजेंटेशन वहां पे मौजूद था, ताकि कोई भी, भारत का बड़ा संविधान बना वो बहुत बड़ी बात है। तो संविधान निर्माताओं ने यह एंश्योर किया था कि भी हर तरह की कम्युनिटी के लोग आए, राजाओं महाराजाओं से संबंधित भी, SC ST से भी, मुस्लिम से भी, हिंदू से भी, हर तरह की कम्युनिटी के, वुमेन से भी, हर तरह की कम्युनिटी के लोग आए। तो वुमेन्स ने कहा कि इसको ना फंडामेंटल राइट्स ना बनाएं, इसको डीपीएसपी में रहने दें और इसको मैंडेटरी आप ना करें। मैंडेटरी आप ना करें, इसका क्या मतलब होता है, इस बात को हम अलग अलग बात में समझेंगे। अलग बात होती है कि भाई डिबेट क्या है, एक्चुअली डिबेट क्या मसला है, इससे संबंधित कि डिबेट में क्यों रहता है। अभी हमने क्या समझा, हमने अभी तक इतना समझा है भाई कि भाई ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होता है एक ऐसा कानून है, या ऐसा कानून होना चाहिए भारत में कि सभी के लिए एक रूपता हो, मतलब एक जैसा हो। कोई अगर कास्ट, क्रीड, धर्म से अलग अलग ताल्लुकात रखता है तो उसके लिए एक ही तरह का धर्म होना चाहिए, मतलब एक ही तरह का रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, शादी से या तलाक या मेंटेनेंस के बारे में, या मैरिजेस का सक्सेशन के बारे में, या अडॉप्टेशन के बारे में। अडॉप्टेशन मतलब जैसे बच्चा अडॉप्ट करना है, कुछ करना है, तो ये सारे के रूल्स एंड रेगुलेशन एक जैसे होने चाहिए सभी धर्म और जाति के लोगों के लिए। इसका मतलब ये है भाई। तो अब मसले कहां आ गए भाई इसमें, मतलब संविधान निर्माताओं ने इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड को इसलिए ग्रहण किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड को, कि सारे के सारे जो
मतलब धार्मिक लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, हम उनकी ना इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहते, इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहते, मतलब उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। भाई राइट्स कहां पे प्रोटेक्टेड है? प्रीएम्बल में भी बात लिखी हुई है कि वी आर अ सेकुलर कंट्री। भाई फंडामेंटल राइट्स में भी बात लिखी हुई है, तो सेकुलरिज्म शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम आर्टिकल 25 to 30। तो वो सारी बातें जो फंडामेंटल राइट्स में प्रीएम्बल में हैं, भारत के संविधान में अलग अलग जगह दी हुई हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं हम। तो अगर किसी का कानून है, कानून मतलब किसी धर्म का कानून है, पर्सनल लॉ बोलते हैं उसको भाई, पर्सनल लॉ ऑफ एनी रिलीजन, पर्सनल लॉ ऑफ एनी रिलीजन। राधे राधे ऋतु, लर्न क्विकली। यस सर, समझ गए, ठीक है भाई, समझ गए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अब देखिए मसला समझते हैं कि पर्सनल लॉ मतलब हर किसी धर्म का अपना पर्सनल लॉ होगा भाई। अब ध्रुव छेड़ रहे हो क्या मुझे भाई? एक तो तुम कैमरामैन सही नहीं हो, दूसरा मुझे डिस्टर्ब भी करोगे। अजय भाई देख रहे हो आप? अजय भाई, ध्रुव के अपने अलग ही मसले मसाइल चल रहे हैं, मुझे चलती क्लास में पॉपकॉर्न खिला रहा है, देख रहे हो आप? ये पॉपकॉर्न कौन खाता है भाई? तुम चुप। हाँ भाई, सब लोग देख पा रहे हैं भाई, सुन पा रहे हैं आप लोग? मतलब सर्दी का मौसम हो गया, अपने कंबल में घुस जाइए और देखिए मोबाइल सही तरह से, है ना? समझते हैं मसला क्या है भाई? अबे सुबह हम कोई चाय वाय नहीं पियेंगे भाई। के कोई चाय नहीं पियेंगे शुभम, बात समझेंगे मेरी भाई। वी आर डिस्कसिंग आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर डीपीएसटी। हम उसमें बात कर रहे हैं समान आचार संहिता की, है ना? के समझ रहे हो आप? हाँ अमन यार, कोई केको को ले जाओ यहां से उठा के अपने अलग ही मसले चल रहे हैं। वो ना मेरी लाइव क्लास देख नहीं रहा है, वो ना मैच देख रहा है इंडिया उसका, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, अलग ही मसले चल रहे हैं उसके। मलिक साहब सुन पा रहे हैं आप हमें? समझेंगे भाई? पर्सनल लॉ, अब संविधान निर्माताओं को लगा था भाई इसको अडॉप्ट करते टाइम कि भाई हम सेकुलर छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं भाई, सेकुलर छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि हमने वादा किया था माइनॉरिटीज कम्युनिटीज से, जो माइनॉरिटीज में थी जब हम आजाद हुए थे, कि भाई हम आपके हितों को प्रोटेक्ट करेंगे, संरक्षित करेंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के थ्रू उसको इतना इफेक्टिव नहीं बना सकते थे ताकि लोगों के जो धार्मिक अधिकार थे उनका हनन ना हो। भाई नेहरू साहब यही चाहते थे कि हमारे यहां पे सेकुलर छवि बनी रहे। भाई सेकुलरिज्म क्या होता है कि भारत सभी धर्मों का सम्मान करेगा और भारत का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, यही सेकुलर होता है भाई। भारत हर किसी को सम्मान करेगा और हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो इसकी फंक्शनिंग नहीं करेगा, मतलब रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं करेगा भाई। अगर वो किसी को मानता है तो उसका पर्सनल मैटर होगा। हम एक बात बताए थे आपको, अपने मन में मानने वाली बात क्या थी भाई, कि खता तो जब हो जब हमारे दिल किसी से कहे, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। तो वही बात है भाई, मतलब प्राइम मिनिस्टर या फिर हेड ऑफ द स्टेट एक धर्म विशेष की बातें नहीं करेगा। हम एक सेकुलर स्टेट होंगे, तो जब सेकुलर स्टेट होंगे तो हम उन लोगों की छवि को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत यही है
कि उनके जो राइट्स हैं, मतलब पर्सनल लॉ जो है ना, वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। पर्सनल लॉ मतलब मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन मतलब बच्चा अडॉप्ट करना, और मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब जब ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप मतलब तलाक हो जाता है, तो मेंटेनेंस का खर्चा जो देना होता है, तो वो सारे के सारे इन सेकुलर मतलब अलग अलग हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और मतलब और जो अलग कम्युनिटीज हैं उनके अलग अलग डिफरेंट रहेंगे, हम उनमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन अब उनके इंटरफेयर नहीं करेंगे, इस बात से क्या हुआ, मतलब अब जो करंट में बात आ रही है उससे क्या हुआ, मसले हो गए भाई। मसले हो गए मतलब क्या हो गए कि भाई हमारा संविधान क्या कर रहा है, इनको प्रोटेक्ट तो किए हमारी संविधान निर्माता ने, डीपीएसपी में भी इसको इंसर्ट कर दिया आर्टिकल 44 में, लेकिन मसले क्या हो गए कि भाई इसमें इसको इंप्लीमेंट करने से, इसको लागू करने से क्या हुआ कि सरकार ने जो प्रॉमिस किया, मतलब पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ने भाई, मतलब क्या बोलते हो यार, कुछ भी बोल देते हो भाई, सरकार, पार्लियामेंट, भाई नहीं, संविधान की बात कर रहे हैं भाई। तो संविधान ने प्रॉमिस क्या किया है कि हम फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, और फंडामेंटल राइट्स में 2-3 बातें हैं जो इसका हनन, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड हनन कर रहा था जिन बातों का, इसलिए इसको डिबेट में लाया गया। इसलिए सरकार ये चाह रही है कि इसको यूनिफॉर्म बनाया जाए, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाए, इसमें एक ही कानून होना चाहिए सभी धर्मों के लिए। क्या मसले थे, क्या दिक्कत आई, 2 बातें समझते हैं। भाई 2 केसेस थे। एक था जब राजीव गांधी थे, एक्चुअली राजीव गांधी 1985 के आसपास का एक केस है, बहुत ज्यादा मतलब उसी से इसको अलग तरह के मतलब एक डिबेट में आया, इसको मतलब मूवमेंट मिला, इसको अलग ही तरह का मूवमेंट मिला, साहबानो केस। बात समझेंगे भाई 2 केसेस इंपॉर्टेंट हैं इसमें, दोनों केसेस को तरीके से समझ लेंगे, फिर ये पूरा कहानी क्या है एकदम आपके समझ में आ जाएगी। और फिर आपको जो अगले सैटरडे टेस्ट होगा ना भाई, अगले सैटरडे टेस्ट होगा ना यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या पता मेंस में क्वेश्चन आ जाए वहां से, तो भाई आपको मसले मसाइल कर रहे हैं, इसका जिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मतलब केस है, बहुत ज्यादा मतलब ट्रेडमार्क, मतलब होता ना मास्टर क्लास ऑफ विराट कोहली, ऐसा कवर ड्राइव होता है ना शॉर्ट, तो इस शॉर्ट का कवर ड्राइव ना, आई मीन इस केस का जो कवर ड्राइव है ना, इस पूरे के पूरे मैटर का, तो यही है साहबानो केस 1985। तो मसले को आप सही तरह से समझेंगे भाई। आप लोग हैं, चले गए, अच्छा हैं, लर्न क्विकली, हाँ जी, विक्रम प्रताप, अमन, ज्योति, बात को समझेंगे तरीके से। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? समझेंगे। साहबानो केस 1985 वर्सेस मोहम्मद अहमद खान। इस केस को समझते हैं भी, मतलब ये पहले कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड की इतनी मांग वांग चल नहीं रही थी, वो जैसा नेहरू साहब बना के चले गए थे वो मतलब था वैसा ही, कुछ केसेस आए उसमें, तो ये एक मुख्य केस था, तो समझते हैं क्या होता है। एक्चुअली ये साहबानो नाम की एक बुजुर्ग महिला थी, इनके शायद 5 बच्चे थे। अब इनके जो हस्बैंड थे मोहम्मद अहमद खान साहब, तो उन्होंने इनसे ब्रेकअप कर लिया साहबानो मैडम से, एंड अब जब ब्रेकअप मतलब तलाक कर लिया, अब ये सुप्रीम कोर्ट के पास गई भाई, सुप्रीम कोर्ट के पास गई कि मैं मतलब बुजुर्ग महिला है एक्चुअली, 50 से ज्यादा, 60-70 साल की एज की थी ये, तो इन्होंने कहा कि ये गलत हो रहा है मेरे साथ, आप मतलब इनके वकील ने और इनको समझाया होगा, तो उन्होंने भाई इनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप क्या करते हो कि राइट टू इक्वालिटी आती है ना भाई, आर्टिकल 14 से 18 में कई जगह जिक्र है भाई, एक वर्ड है उसमें सेक्स मीन्स व्हाट, कि यू आर नॉट गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, मतलब और भी मुद्दे हैं लेकिन सेक्स भी एक वर्ड है उसमें, कि आप उस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ होगी, मतलब आप पुरुष हैं, मतलब पुरुष प्रधान
समाज थोड़ी ना बनाना चाहते हैं। आप क्या कर रहे हैं भाई, इक्वालिटी प्रोटेक्ट करना, मतलब फंडामेंटल राइट के थ्रू आपने क्या करा, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये भी बात अप्लाई होती है यहां पर कि भाई आप पैट्रियार्की मतलब इंपोज नहीं कर सकते, उसको जबरदस्ती नहीं ला सकते। तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा कि राइट टू इक्वालिटी और इक्वालिटी बिफोर लॉ, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, सेक्स, क्रीड, समथिंग लाइक दैट। तो एक सेक्स वर्ड भी है उसमें। तो वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उन्होंने ये बात कही। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सही माना, और सही माना तो इस बात को उनको प्रोटेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात आप जो बोल रहे हैं ना, इसमें उल्लंघन हो रहा है। किसका उल्लंघन हो रहा है? इनके राइट्स का। ठीक है। अब एक और बात, सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही कि जब उल्लंघन इसका राइट उल्लंघन हो रहा है, तो उन्होंने कही कि हम ना, ये हमारे मजहब का मामला है, हमारे रिलीजन का मामला है। दूसरे केस मतलब मोहम्मद रिजवान साहब के वकील ने कि भाई ये हमारे रिलीजन मैटर है, और रिलीजन मैटर है तो आर्टिकल 25 और 26 हमें यह ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं, फंडामेंटल राइट्स है भाई वो, तो कि हम अपने धर्म के अनुसार अपनी कोई भी रिचुअल्स हैं, कोई भी हमारी जो प्रथाएं हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और उनको वी कैन अडॉप्ट इट एंड वी कैन गो विद दैट। यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग विद दैट इन दिस रिगार्ड एक्चुअली। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखिए भाई, हमने ठीक है आपको अल्टीमेट दिया है कि आप प्रोटेक्ट करें, लेकिन आपके अगर देखिए फंडामेंटल राइट्स में एक बात होती है, एक्सेप्शन हर जगह होता है, कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स का यूज तो करें, लेकिन यूज करते करते आप क्या करेंगे, यूज करते करते आप दूसरों के फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं करेंगे भाई। तो इसमें क्या हो रहा है भाई, राइट टू रिलीजन आप अडॉप्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन आपने वुमेन्स का तो राइट का हनन कर दिया भाई वहां तो इक्वालिटी रही नहीं। बट डीपीएसपी भी टॉक मतलब बताता है कि इक्वालिटी, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द इक्वालिटी, देयर शुड बी अ इक्वल ट्रीटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द पेमेंट, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, मैन एंड वुमेन को बराबर पेमेंट मिलेगा, 39 आर्टिकल एंश्योर इट भाई। तो अलग अलग जगह संविधान ने बताया है, और हम वुमेन्स को अब देखिए कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बात और कही कि भाई वुमेन्स जो होती हैं भाई, इंडिया में लगभग 50% ऑफ द पॉपुलेशन है भाई, 50% ऑफ द पॉपुलेशन है ना भाई वुमेन्स, लगभग थोड़ा कम होंगी या ज्यादा होंगी, जितना एवरेज मान लेते हैं 50% पॉपुलेशन है वुमेन्स की। तो आप इतनी बड़ी मतलब आधी पॉपुलेशन का राइट्स का हनन कैसे कर सकते हैं भाई? यू कैन नॉट डू इट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि भाई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इंपोज्ड अगेंस्ट यू। अगर आप अपने धार्मिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हो, ठीक है करिएगा, कीजिएगा आप, लेकिन आप दूसरों का उल्लंघन ना करें आप। तो इसमें सहारा बानो शाहबानो के इसमें प्रोटेक्शन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि इनको अगर तलाक दे रहे हो, ये आपका अलग मतलब आपका निजी मैटर है, पर्सनल मामला है, ठीक है, हम नहीं कह रहे कि आप तलाक ना दो, लेकिन आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा भाई। 5 बच्चे हैं, वो अकेला कैसे सर्वाइव कर पाएंगी भाई? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया, तब से इसकी डिमांड मतलब ये कंटिन्यूअसली न्यूज में रहता है। और अभी लेटेस्ट जो रहा था मार्च अप्रैल में रहा था, अभी इसी साल 2023 में बड़ा मतलब सरकार चाह रही है इसको भाई, बहुत धड़ल्ले से मतलब सरकार ये चाह रही है कि इसको पास किया जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस आया भाई, दूसरा केस था सायरा बानो केस का, वो मतलब समझ जाता हूं मैं। काजल, यूसीसी प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड कर सकता है पर्सनल लॉ को? नहीं भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो यह है कि उसमें पर्सनल लॉ को प्रोटेक्ट करना ही नहीं है, उसमें तो भाई संविधान को प्रोटेक्ट करना है। उसमें यह है यूनिफॉर्म सिविल कोड में कि भाई एक ही संविधान रहेगा, एक ही भारत रहेगा, धर्म के लोग अलग अलग रहेंगे, भले ही रहेंगे, बट संविधान को एक को ही मानना पड़ेगा। आप अलग अलग धर्म से ताल्लुक रखने के बावजूद आप अलग अलग शादी, अलग अलग डाइवोर्स, अलग अलग तरह के मेंटेनेंस, अलग अलग तरह के एडॉप्टेशन नहीं कर सकते। ठीक है काजल? गौरी, स्वागत है आपका। हमारी बात समझ पा रहे हैं गौरी आप? गौरी समझ पा रही हैं?
ठाकुर ठाकुर साहब गुड इवनिंग। सारा बानो केस समझते हैं भाई। दो 2017 के आसपास का मामला है ये। ज्योति नमस्ते। ठाकुर साहब समझ पा रहे हैं आप तो अच्छी बात है भाई। समझिएगा मुद्दे को और आगे बढ़ाते हैं। ये केस है सारा बानो केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया, और इसमें जो पार्टी थी वो रिजवान, इनके हस्बैंड थे। इस मैटर को समझेंगे। काजल ये वाली बात समझेंगे आप सारा बानो केस को तरीके से। मलिक साहब ये मैटर को समझेंगे। मोहम्मद मलिक साहब, ज्योति, संजीव, गौरी, के ठाकुर साहब, हर्ष कुमार, सुनिएगा भाई। एक्चुअली ये वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ना, इसमें पार्टी रिजवान साहब थे एक्चुअली, लेकिन इसमें कई सारे डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड मतलब कई सारे गवर्नमेंट की तरफ से कई सारे मिनिस्ट्री और इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व थे। ये पार्टी बने थे इधर यूनियन ऑफ इंडिया, सारा बानो। अब क्या हुआ, ये ट्रिपल तलाक का मैटर था एक्चुअली, समझेंगे इस बात को। ट्रिपल तलाक का मैटर था। अब इसमें क्या था कि भाई मुस्लिम लोग के थ्रू पहले ऐसा होता था ट्रेडिशनली कि अगर किसी को ब्रेकअप करना हो, आई मीन काजल, यूसीसी से प्रॉफिट कैसे हो सकता है भाई? प्रॉफिट ऐसे हो सकता है कि अलग अलग मजहब के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग समुदाय के लोग जो होंगे वो अलग अलग मतलब अपने एक अलग अलग मतलब अपने अपने शादी या इन मामलों में अलग अलग से अपनी सोच नहीं रखेंगे। भारत के एक ही संविधान को मानेंगे। एक ही मैं एक बताऊंगा बात, वो बात क्लियर करूंगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। एक है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, उसके थ्रू मैं आपको बता दूंगा तो वो क्लियर हो जाएगी आपकी बात। तो आप थोड़ा धैर्य रखें काजल, हम बताएंगे आपकी बात। सोनिया वेलकम। ठीक है, तो ट्रेडिशनली क्या होता था भाई कि पहले जो होता था तलाक अगर किसी से करना हो तो हर महीने में 3 बार, एक महीने में एक बार, एक महीने में एक बार, एक महीने में, तीसरे महीने में 3 बार तलाक बोलना होता था। प्लस फिर 90 डेज का टाइम दिया होता, 90 डेज का टाइम दिया होता था कि भाई आप ना सोच सकते हैं कि आपको मैरिज कंटिन्यू करनी है या नहीं। मतलब इफ यू आर इन लव तो देन यू विल कंटिन्यू। यदि आप ब्रेकअप करना चाहते हैं कि भाई मोहब्बत अब हमसे तो ना हो पाएगी, तो आप बता दीजिएगा, उसमें टाइम मिलता था। लेकिन अब ये नया तरीका अपनाया गया ट्रिपल तलाक का, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, ITT, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। ये क्या हो रहा है कि एक ही झटके में 3 बार बोल दिया तलाक तलाक तलाक। तो उसमें कोई 90 दिन की जो टाइम होता था इसमें दिया जाता था, ये नहीं दिया जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि 3 बार अगर ऐसा बोल दिया ना तलाक तलाक तलाक, इस तरह से अगर बोल दिया तो भाई क्या हो जाएगा कि आपका ब्रेकअप हो जाएगा ऑफिशियली, ब्रेकअप हो जाएगा ऑफिशियली, मतलब आपका तलाक मुकम्मल हो जाएगा। ऐसा धार्मिक रिचुअल्स हैं। अब ऐसा धार्मिक है तो ठीक है, लेकिन अब इसमें जो मैडम ये सायरा बानो जो मैम है, इन्होंने कहा कि ये तो वुमेन्स के खिलाफ, भाई आप क्या करते हैं, फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्शन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द जेंडर बेसिस, है ना। अगर हम देश की पॉपुलेशन का 50% लगभग हैं तो
हमें मतलब आप तो गलत तरह से मतलब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं भाई, ये तो गलत बात है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि भाई ये तो गलत बात है, जब शादी की थी उन्होंने तो अलग मसला था भाई, जब शादी की तो जब तो अलग अलग ही शायरी सुनाई गई थी मुझे, मतलब कुछ अलग ही मसला चल रहे थे, और अब तो उनका अलग ही मतलब तलाक बोल के चले जा रहे हैं, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। तो जब शादी हमारी पक्की हो रही थी तो उन्होंने एक शायरी सुनाई थी हमें, तो सुप्रीम कोर्ट बोले भाई सुनाओ फिर क्या शायरी सुनाई थी। तो मैडम ने कहा, तो शायरा बानो मैडम फरमाती हैं, इरशाद फरमाए भाई, नहीं फरमाएंगे? हाँ इरशाद इरशाद फरमा रहे हैं ना। अच्छा इस बात को समझेंगे आप। इन्होंने कहा कि जब शादी की थी तब तो अलग मसला था, लेकिन अब जब इन्होंने ब्रेकअप करना है मतलब तलाक देना है तो अलग मसला है। जब शादी की थी तब क्या हुआ था अभी, तब समझेंगे। हर्ष कुमार इरशाद कि इन्होंने बात कही कि गली क्यों तेरी मांग की सुनी है अब तक, गली क्यों तेरी मांग की सुनी है अब तक, इधर आ मैं तुझे महफूज कर दूं। गली क्यों तेरी मांग की सुनी है अब तक, इधर आ मैं तुझे महफूज कर दूं। और हिफाजत का इससे बेहतर तरीका है क्या, और हिफाजत का इससे बेहतर तरीका है क्या, इधर आ मैं तेरी मांग में सिंदूर भर दूं। तो भाई जब शुरुआत हुई थी प्यार मोहब्बत की तो अलग मसले थे, और अब मसले अलग हो गए। मसले अलग हो गए मतलब क्या कि अब ये 3 बार इंस्टेंटली तलाक तलाक बोल दीजिएगा, बोल दिए और ये ऑफिशियली तलाक हो गया, ये कैसे हो गया अभी। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दर्ज की, और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात को माना, और ट्रिपल तलाक को, पॉलीगैमी को और निकाह हलाला को, 3 बातों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, इसको इंस्टेंटली जो ट्रिपल तलाक होता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कि ये तो गलत बात है, क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो करा ही भाई, इसको इलीगल भी कह दिया कि ये तो इलीगल बात है, ये गलत बात है। क्यों गलत बात है भाई, शायरा बानो केस में कि भाई हम क्या करते हैं, आर्टिकल 14 की बात करते हैं, 14 से 18 इक्वालिटी की बात करते हैं, है ना, और हमारी पॉपुलेशन 50% लगभग वुमेन्स की है। तो आप इस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट कैसे कर सकते हैं भाई, आप ऐसा नहीं कर। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मानी। अब इस बात को कई सारे लोग जो इस बात के पक्ष में थे कि हां सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सही निर्णय दिया, तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट से बोले कि आप ना इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई क्यों नहीं कर देते, अप्लाई क्यों नहीं कर देते। अब अप्लाई क्यों नहीं कर देते ये मसला अलग है, ये बात बताते हैं हम कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उनसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को सुप्रीम कोर्ट अप्लाई या कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों नहीं बना रहा है, क्यों नहीं बना, क्या मजबूरी है उसकी, सुप्रीम कोर्ट की क्या मजबूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा भाई कि वी आर नॉट इलेक्टेड, भाई हम चुनाव से थोड़ी ना आए हैं, हम तो संविधान को क्या करने आए हैं, वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, हम तो संविधान को प्रोटेक्ट करने आए हैं भाई, प्रोटेक्ट करेंगे। और ये क्या मामला है, ये तो धर्म का मामला है ना, समुदाय का मामला है, तो इसमें जो बात होगी वो बैठकर बात होगी, बैठकर बात होगी, मतलब कि जो अलग अलग धार्मिक लोग हैं, अलग अलग धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो बैठें, सरकार से बातें करें, चाय वाय पिए उनके साथ, सरकार के साथ थोड़ा शेरो शायरी सुनाएं, है ना, अल्फाज वगैरह हो जाएं, उनके मसले मसाइल हो जाएं, ऐसा कुछ करें। और वो यूनिफॉर्म रूप से या तो पार्लियामेंट में डिबेट करें, या फिर सरकार उनको मनाए, या फिर वो सरकार को मनाए। भाई हमारा काम ये नहीं है कि हम इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड को इसको अप्लाई कर दें, भाई हमारा काम ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि हम तो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं भाई, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू हम क्या करते हैं कि हम प्रोटेक्ट करते हैं, किसको प्रोटेक्ट करते हैं भाई, रिलीजन को, मतलब रिलीजन को नहीं, मतलब सेकुलर छवि को प्रोटेक्ट करते हैं। और हम ही ये कह देंगे कि भाई ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये वाला मामला, ये क्या है, इसको अप्लाई करना है, मतलब इसको मैंडेटरी बनाना है, मतलब इसको अप्लाई करना है, इसको मैंडेटरी बनाना है। तो ये लोग क्या कहेंगे, धार्मिक लोग, कि आपने तो ये कहा था फंडामेंटल राइट्स में प्रोटेक्ट करेंगे हम आपका धर्म, आपके अगर कोई संविधान का उल्लंघन करेगा तो हम उसको रेड लगा देंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप इसको यूनिफॉर्म बना रहे हो,
मतलब इसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब हमारे जो धार्मिक हैं, रीति रिवाज हैं, जो हम शादी जैसे करते आए हैं, वो तो गलत है। तो ऐसी कोई बात ना आए तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना बचाव देख लिया कि भाई ये काम ना सरकार करें, हम ये काम करना चाहते नहीं है, हम सरकार के ऊपर छोड़ दे रहे हैं कि आपको क्या करना है। तो उन्होंने सरकार के ऊपर छोड़ दी ये वाली बात। अब वो वाली बात समझेंगे, काजल, जो आप बात पूछ रही थी, स्पेशल मैरिज एक्ट। काजल आप हैं या चले गए? हाँ मलिक साहब, सही बात बोल रहे हैं आप। इसमें एक और बात थी कि भाई ट्रिपल तलाक वाले मामले में, सायरा बानो मामले में, सायरा बानो केस में उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक हम भाई ज्यादा इंटरफेयर तो नहीं करेंगे, ट्रिपल तलाक को ज्यादा इंटरफेयर तो नहीं करेंगे, लेकिन हम इस बात को जरूर वैलिडेट करेंगे। किस बात को जरूर वैलिडेट, किस बात को करेंगे भाई? कि क्या यह एसेंशियल रिलीजन प्रैक्टिस है, मतलब क्या यह एसेंशियल रिलीज प्रैक्टिस है। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि ये वैलिडेट करते हैं कि भाई आर्टिकल 25 हम प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, क्या ये ट्रिपल तलाक एसेंशियल है रिलीजन चलाने के लिए? तो सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि ये ट्रिपल तलाक, ऐसा नहीं कि ट्रिपल तलाक को हटा देंगे तो मतलब कोई प्रलय आ जाएगी, सेकुलरिज्म छवि खराब हो जाएगी। वो यह वैलिडेट करता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यह वैलिडेट करेगा कि भाई ये ट्रिपल तलाक क्या एसेंशियल है, आवश्यक है तत्व, इसको हटाने से कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, 5 जजों की बेंच ने मेजोरिटी में यह माना कि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, और जब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है ट्रिपल तलाक, तो हम इसको हटा रहे हैं। कैसे? एक और केस हमने डिस्कस किया था, सबरीमाला केस। सबरीमाला का इसमें क्या था भाई? उसमें क्या होता है कि हिंदू टेंपल्स में वुमेन्स की एंट्री, किसकी? वुमेन्स की एंट्री बैन थी, कह रहे वुमेन्स नहीं आएंगी। ये ऐसा हमेशा नहीं, मतलब एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम मंदिर में एंट्री नहीं करेंगी, ऐसा करके। तो सुप्रीम कोर्ट ने तब भी यही बात देखी थी कि क्या आपके धर्म को, चलो ठीक है, प्रोटेक्ट करो आप अपने, आप सेकुलर हो, आप अपने धर्म को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, बट क्या वुमेन्स की एंट्री रोक देना या क्या एसेंशियल है आपके धर्म के लिए, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी गलत माना था। मतलब सबरीमाला में केस में वो लेडी को मंदिर में एंट्री करने से रोक दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को गलत माना था। ये कहा था कि आप वुमेन्स को क्या कर रहे हैं, आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, और अगर आप ऐसा डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो भाई हम आपको मतलब छोड़ेंगे नहीं। हम क्या हैं? हम प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैं। अगर संविधान का कोई भी उल्लंघन करेगा तो हम उसके साथ मतलब वो करेंगे जो हम चाहेंगे, जो संविधान के अनुसार है, जो गलत है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि एसेंशियल रिलीजन प्रैक्टिस नहीं है। कौन सी नहीं है? सबरीवाला वाले मामले में भी, और ट्रिपल तलाक वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही माना कि ये भाई एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। और जब ये प्रैक्टिस नहीं है, निशा गुड इवनिंग, काजल इतनी देर बाद आए हो, कहां गुम हो गए थे? बात समझते हैं अब। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, ये ऐसे ही मामले जैसे सबरीमाला केस में था, और ऐसे ही ट्रिपल तलाक भी एसेंशियल नहीं है रिलीजन के लिए। आप अपने रिलीजन को कंटिन्यू करें, हम आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, करे तो सरकार करे, क्योंकि सरकार चुनी हुई है भाई। सरकार अगर मतलब सरकार करे ना इस काम को, लोगों ने सरकार को चुना है, अब लोगों से पूछ के सरकार ये काम करे, मतलब उनके धर्म के लोगों से जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं उनसे बात करें और एक रूपता लाएं। अगर वो सब एक रूपता बन जाती है, किसी के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा, अगर वो कहेंगे प्रोटेक्ट करेंगे, लॉ लाएंगे अगर, तो भी हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ये पार्लियामेंट को काम करना पड़ेगा, सरकार को काम करना पड़ेगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम लीगलाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया। एक और मसला था, अब इस बात को ध्यान से सुनना। अभी स्पेशल मैरिज एक्ट,
बात समझेंगे भाई। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, इसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति, मान लिया कोई व्यक्ति हिंदू, एक व्यक्ति मुस्लिम, है ना, कोई आपस में मोहब्बत करते हैं, हिंदू और मुस्लिम, मतलब आपस में उन्हें मोहब्बत हो गई। अब हो गई तो क्या करें भाई, मतलब अलग अलग धर्म से ताल्लुकात रखते हैं तो क्या हुआ, मोहब्बत तो हुई है भाई। अब हुई है तो वो अपनी मोहब्बत को आगे बढ़ाना चाहते हैं भाई। तो आगे बढ़ाना चाहते हैं तो क्या है भाई, वहां पे तो अलग अलग पर्सनल लॉ है ना शादी के भाई। भाई हिंदुओं का अलग है, मुस्लिमों का अलग है, पर्सनल लॉ है। लेकिन अगर जब मोहब्बत हो गई तो भाई मोहब्बत होगी तो हो गई, क्या कर सकते हैं। अब मतलब शादी करना चाहते हैं, है ना, समझ रहे हैं ना आप। क्या मुस्कुरा रहे हो क्या वे। हाँ भाई, तो अब दो कम्युनिटी के लोगों को, मतलब एक बॉय और एक लड़की को मोहब्बत हो गई तो वो क्या करेंगे भाई, फिर क्या करेंगे। स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू इसमें यह है कि कोई व्यक्ति किसी भी रिलीजन से ताल्लुकात रखता है, किसी भी धर्म से, समुदाय से ताल्लुकात अगर रखता है, अगर वो कोर्ट मैरिज करे, क्या करे भाई, कोर्ट मैरिज। आप सुने होंगे कोर्ट मैरिज का नाम, सुने ना भाई। तो वो क्या होता है कि वो धर्म को नहीं देखते हैं भाई, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है भाई कि आप हिंदू हैं, धर्म या मुस्लिम हैं या फिर क्रिश्चियन है या फिर क्या है, डोंट केयर। तो अभी क्या करता है कि हिंदू है कोई व्यक्ति, वो अपनी धर्म को कन्वर्ट नहीं करना चाहता, ही इज नॉट विलिंग टू कन्वर्ट हिज रिलीजन। और मुस्लिम है, वो भी नहीं धर्म को कन्वर्ट करना चाहता, लेकिन शादी करना चाहते हैं बिना अपने धर्म को कन्वर्ट किए। मतलब वो अपने आर्टिकल 25 को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं कि हमारे अंदर जो हम जिससे मोहब्बत करते हैं, मतलब अपने हम आपस में तो मोहब्बत करते हैं, वो अलग मसला है, लेकिन हम जिस ईश्वर से या जिस अल्लाह से या जिस गॉड से मोहब्बत करते हैं, हम उससे भी नहीं बिछड़ना चाहते, हम उनको अपने दिल में, अपने मन में बना के रखना चाहते हैं। और किसी को किसी के धार्मिक मामले में इंटरफेयर करने की आजादी नहीं है। मैं भी इस बात को मानता हूं कि किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, मोहब्बत हुई है वो अलग मसला है। तो ये स्पेशल मैरिज एक्ट क्या करता है कि कोई भी किसी भी धर्म जाति से ताल्लुकात रखता है, उसको लीगली, मतलब कानूनी रूप से लीगली मैरिज करवा देते हैं। गवाह लाए एक दो पकड़ के, किसी को पकड़ लाओ के जैसे लोगों को, अब शादी कर लो। अब शादी कर ली तो उसको प्रोटेक्शन कौन देगा, स्टेट प्रोटेक्ट करेगा भाई, स्टेट प्रोटेक्ट करेगा। अब देखिए स्पेशल मैरिज एक्ट की तरह, जैसा स्पेशल मैरिज एक्ट है ना भाई, लीगल है इंडिया में, 1954 में ही आ गया था, तो ऐसे ही कहने के यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको लीगलाइज किया जाए ताकि सारे के सारे धर्म एक ही संविधान को, एक ही कानून को माने, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। इस पे भाई अलग तरह से आप मानिएगा, किस मामले में मानना है, बस शादी के मामले में, शादी ब्याह के मामले में, और मतलब प्यार मोहब्बत के मामले में, बस। और किसी मामले में आप जो भी आपका मन कर रहा है, कितना आपको पूजा अर्चना करनी है, कुछ भी जो भी करना है तो आप वो करिए, उससे कोई स्टेट को कोई मतलब नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को कोई दिक्कत नहीं है। बट ये कि इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई के ना होने से यहां पे वुमेन्स के साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है भाई, जो कि वाजिब नहीं है, जो कि सरासर गलत है। और जब गलत बात है तो गलत है भाई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं होना चाहिए तो फिर स्पेशल मैरिज एक्ट की तरह इसको लीगलाइज करना चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना, ऐसा पार्लियामेंट, ऐसा मतलब पार्लियामेंट में अभी बात उतना नहीं है, लेकिन हाँ सरकार इसको करना चाह रही है कि हाँ ऐसा होना चाहिए भाई। शादी विवाह की तो बात है, और बाकी तो आप कंटिन्यू करें, ऐसा मतलब मेरा पर्सनल नहीं, मुझे पर्सनली मत लेना इस बात को, बट जो डिबेट चल रहा है वो वाली बात बता रहा हूं मैं आपको। सो मेरे मामले में आप कभी सोच जाओ कि मुझे पर्सनल ले जाओ कि मैं क्या व्यू बता रहा हूं, तो दैट इज नॉट माई पर्सनल व्यू, वो अलग मसला है। तो अच्छा, अर्ज किया है, इरशाद फरमाएंगे भी सब लोग, नहीं फरमाना चाहेंगे कि उसकी मेहंदी में चांद देखा है, उसकी मेहंदी में चांद देखा है, हाँ हथेली में चांद देखा है, उसकी मेहंदी में चांद देखा है, हाँ हथेली में चांद देखा है, उसने खिड़की से चांद देखा था, मैंने खिड़की में चांद देखा है। अबे इतनी तेज तालियां बजाओगे के आप हमारी बात पे गौर नहीं फरमा रहे हैं। मलिक साहब, तो ये स्पेशल मैरिज एक्ट था भाई, तो ये चाह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, मतलब इसको लीगलाइज इस तरह से होना चाहिए। और अलग अलग मसले मसालात हैं जो क्या है क्या नहीं है वो अलग बात है, बट अभी हम कंक्लूड करते हैं इस बात को कि क्या
है एक्चुअली बात। अब तो हमने अभी तक क्या समझा, हमने भाई ये समझा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है कोई चीज, समान नागरिक संहिता होती है। उसका मतलब है भाई कि देश में जितने भी धर्म समुदाय के लोग हैं, सिर्फ शादी विवाह, अडॉप्टेशन, मेंटेनेंस के मामले में एक ही रूपता लाएंगे। कानूनों के मामले में उनका पर्सनल लॉ, मुस्लिम में इसको शरीयत बोलते हैं, उनका पर्सनल लॉ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है, मतलब हम एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके आज तक जो भी हमने प्रगति की है, प्रगति बहुत की है भाई। हम एक दौर में मतलब हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, बहुत गरीब हुआ करते थे, लेकिन आज हम 5वें नंबर पे हैं विश्व में। तो हमने संविधान को फॉलो करके इतना कुछ अचीव किया है, तो वो बात वाजिब भी लगती है भाई। जब बात वाजिब लगती है तो उसको फॉलो करने में मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है। लेकिन हां, मुझे ऐसा भी लगता है कि इस बात को फॉलो करने के लिए जो तमाम धर्म समुदाय के जो लोग हैं उनसे बात करनी चाहिए। सरकार के लोगों को एक ऑनलाइन पोल होना चाहिए या जो भी होना चाहिए, इस तरह से उनका ओपिनियन होना चाहिए। अल्टीमेटली पावर किसके पास रहनी चाहिए डेमोक्रेसी में? जनता के पास ना भाई। अगर कोई विशेष धर्म ताल्लुकात रखते हैं, विशेष समुदाय के लोग हैं, तो राइट्स तो उनके भी है ना, सबके राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए। हर कोई, हम सेकुलर कंट्री है भाई, हम सेकुलर कंट्री हैं, तो हर किसी धर्म और जाति, धर्म, अलग अलग जो विभिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटी है, उनके सबके हित संरक्षित होने चाहिए। इट शुड बी प्रोटेक्टेड। तो जब हित प्रोटेक्टेड होने चाहिए तो भाई उनसे बात, उनके ऊपर ही कानून बनाना, उनके लिए कानून बनाना है, उनकी शादी कैसे होगी कैसे नहीं होगी ये कानून बनाना है, तो उनसे पूछा जाना चाहिए। अगर वो राजी है इस बात पर तो ही आप प्रोसीड करें। अगर आपको एक रूपता नहीं बन पा रही है, नहीं राजी हो रहे हैं, तो आप उसमें प्रोसीड ना करें भाई। ये तरीका हो सकता है। बट संविधान की जो सेकुलर छवि है उसको बना के रखना चाहिए, उसको कंटिन्यू कर देना, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। हां, आप अपने रिलीजन, राइट टू रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, बट राइट टू रिलीजन फॉलो करने के चक्कर में यार आप वुमेन डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, जो कि वाजिब नहीं है भाई। भाई आप तो मतलब अपने आप को सर्वोच्च दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई सर्वोच्च दिखा ही नहीं सकते भाई। वुमेन्स की पॉपुलेशन भी इक्वल है इन इंडिया, लगभग आधी है भाई। तो भाई उसको, इतनी बड़ी जनसंख्या को आप कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं भाई? यू कैन नॉट नेग्लेक्ट दैट। आप अपने प्रोटेक्ट, आपके हित ठीक है, आपके अधिकार जरूरी हैं, बट आपके अधिकार अल्टीमेट नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है एक्चुअली। इट शुड बी अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन देम। जब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है भाई, तो फिर आप दूसरों का हनन नहीं करेंगे। तो कोई भी महिलाओं का, वुमेन्स का हनन नहीं होना चाहिए अगर आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो एक रूपता लानी चाहिए। संसद में विभिन्न समुदाय के लोगों को बीच में डिबेट डिस्कशन होना चाहिए। ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम पर्सनल लॉ या फिर और अलग अलग तरह के जो धार्मिक समुदाय हैं, उनके हेड्स हैं, उनसे बात करनी चाहिए। सरकार को उनसे कॉन्टैक्ट स्थापित करना चाहिए। और अगर एक रूपता बन जाती है तो इसको लाएं, एक रूपता नहीं बन पा रही है तो उनको समझाएं, सही तरह से, वाजिब तरह से समझाएं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनली तरह से समझाएं, मान जाएंगे आपकी बात। भाई सरकार है आप, तो आप अपनी जनता को तो मनवा ही सकते हैं ना भाई। अल्टीमेटली आपको जनता ने तो चुना है ना, तो आप जनता की बात तो मानेंगे ना। अगर जनता ने मना कर दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाना चाहिए, तो नहीं लाना चाहिए भाई। फिर आप डिक्टेटरशिप टाइप की बात ना दिखाएं, मतलब ये है। तो सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी भाई। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी जिम्मेदारी समझ ली, उन्होंने कह दिया कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं थी, इसलिए हमने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। और कह रहे बाकी यूसीसी का क्या करना है अभी आपको? कह रहे यूसीसी काम नहीं करेंगे भाई। यूसीसी का तो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का तो सरकार देखेंगी, जो कि रिप्रेजेंटेटिव है, हमें कोई मतलब नहीं है उनसे। ऐसा करके भाई, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट में कोई भी धर्म समुदाय से व्यक्ति हो, लेकिन उसकी एक ही तरह से कानून के तहत शादी होगी, ऐसा करके करवाना चाह रहे हैं। तो आई थिंक, मुझे लगता है इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो इतनी बात थी भाई, तो मसले इतने थे। तो एक बात है भाई जो आपको बताना चाहता हूं लास्ट में, सुनना चाहेंगे भाई? तो फिर अर्ज किया है लास्ट बात, वो जानते ही हैं आप। के कहां गए भाई? के एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया। मतलब ये कि ब्रेकअप होते हैं, तलाक हो जाते हैं, ये सब कुछ हो जाती है ना, एक शख्स चला जाता है तो मसले हो जाते हैं भाई। उसी परफेक्ट मतलब मसला है कि एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज, पेड़ को जड़ से हिला गया, जब सल्तनत से दिल की रानी ही चली गई, तो फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। मतलब भाई ब्रेकअप नहीं करना है, मतलब तलाक वलाक नहीं देने, तलाक देने हैं ठीक है, मतलब सहमति बने तो ठीक है,
सहमति नहीं बन रही है तो मसले हो जाएंगे, सहमति बने तो ही ये बात वाजिब है, नहीं है तो मसले होंगे अभी। तो फिर आई थिंक यू एंजॉय द सेशन, होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। अगले सैटरडे को कोई और टॉपिक देखेंगे भाई, और अगले मसले मसाइल करेंगे डिस्कस। तो कौन कौन है भाई लोग, अब किन किन लोगों ने लेक्चर को दिखा? हाँ भाई, अब बताओ, इंटरेक्ट होते हैं 2 मिनट, फिर अपना मसले मसालात को कंक्लूड करते हैं। गौरी, बात सही लगी? अमन वेलकम। मलिक साहब, हाँ के फोकस नहीं कर रहा है काजल, ये तो मैं देख पा रहा हूं। के अपने खुद के अपने मसले मसाइल चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। साक्षी थैंक यू। हाँ गौरी, अब मैं आपको पहचान गया। शिवानी वर्मा, आप लोग अच्छे अभी तक बने हुए हैं, मतलब आप बंक नहीं किए। शिवानी, गौरी, अमन, साक्षी, के काजल, मोहम्मद मलिक साहब। तो भाई इतनी सी थी हमारी कहानी। नीलेश मिश्रा सुने आप? तो एक दौर था, हम भी सुना करते थे भाई। तो बस इतनी थी हमारी कहानी थी। तो अगली बातें हम क्लास में करेंगे डिस्कस, है ना? मिलते हैं मंडे को आप लोग से। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस भाई, बहुत लंबा मौका टाइम हो गया, आप लोग हमारे साथ बने रहे। शिवानी, निशा वेलकम, गौरी आई होप यू एंजॉय, थैंक यू काजल, मलिक, के। तो ठीक है भाई, मसले मसाले आपके तो चलते ही रहेंगे, अब क्लास में हल करेंगे। ठीक है भाई।